नमस्कार दोस्तों, आप में से सभी कैंडिडेट अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आप लोगों के लिए बैंक में जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है, वहां पर एक वैकेंसी निकली है जो कि दोस्तों लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही है। जिस तरीके से आईबीपीएस की थ्रू आप एग्जाम देकर अलग अलग बैंक्स में पीओ और क्लर्क की पोजीशन लेते हैं, उसी तरीके से ये आपका लोकल बैंक ऑफिसर का पोजीशन आई है जो आईबीपीएस के थ्रू नहीं है, लेकिन बैंक आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको सारी फुल डिटेल दूंगा। क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, आप ये ध्यान से सुनेंगे, पूरी ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सैलरी कैसी रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है, और एंड में दोस्तों स्टडी का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ध्यान से हम पूरी एक एक करके इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 400 है। 400 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, जिसको हम लोकल बैंक ऑफिसर कह रहे हैं। तो वहां जब आप जाएंगे तो आपको ये पोजीशन मिलेगी, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ये आपकी दोस्तों पोजीशन होगी। आपकी जो पोस्टिंग होगी, कहां आप पोस्ट होंगे, सभी स्टेट में वैकेंसीज नहीं है, तो जितनी स्टेट्स में, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपकी वैकेंसी होगी। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन दी स्टेट। आप उसी स्टेट में सिलेक्शन लेंगे जिसमें आप अप्लाई करोगे, एंड रिमेन देयर फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक आपकी पोजीशन वहां तो रहेगी, और या फिर टिल प्रमोशन, जब तक कि प्रमोशन नहीं हो जाए आपका एसएमजीएस 4 लेवल पर। अब इन दोनों में से अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, 12 साल हो गए तो भी आप मानोगे, उसके बाद ही ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ, एसएमजीएस 4 अगर आप पहले बन गए तो दोस्तों पहले ट्रांसफर हो सकता है, बट 12 साल तो आपको उसी स्टेट में नौकरी करनी होगी। ये दोस्तों आपके सामने पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी जरूरी है, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है टेस्ट वहां पर फिर होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप उत्तर प्रदेश से, और आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो आपने अप्लाई किया गुजरात से, तो आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए। इसका आने का मतलब ये भी, या तो आपने 10th में गुजराती भाषा का आपने पेपर दिया हो, तो अगर आप गुजरात से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली दिया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं दिया होगा, तो आपको वहां बाद में पेपर देना होगा, तो ये आनी चाहिए। अभी इसमें देखो जो पोजीशन है वो सिर्फ इन्हीं स्टेट में आई है। तमिलनाडु में है 260 तमिल भाषा आनी चाहिए, महाराष्ट्र में 45 मराठी आनी चाहिए, गुजरात में गुजराती 30 है, वेस्ट बंगाल बंगाली आनी चाहिए, पंजाब पंजाबी आनी चाहिए, ओडिशा ओडिया आनी चाहिए। ऐसे करके दोस्तों आपके सामने ये वैकेंसीज जो है आपके सामने दी हुई है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्टेट। आप सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, लिखनी, बोलनी और पढ़नी तीनों ही आपको आनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन यहां तक बनती है, ठीक है ना जी, है ना। आओ अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आपका 1 मई 2025 की डेट से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजर किया जाएगा। कैसे? सबसे पहले आपकी एज लिमिट आप 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे काउंट? आपकी डेट ऑफ बर्थ देखो, आप देखना 2/5/1995 ये डेट भी काउंट होगी, यहां से लेकर 1/5/2005 और ये डेट भी काउंट होगी। अगर आप इस डेट और इस डेट के बीच में कभी भी बॉन्ड हुए हैं, आप एलिजिबल है, जिसमें ये डेट भी काउंट होगी, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। ये आप देखिएगा तो आप 20 से 30 में आ जाएंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ठीक है। बाकी अभी रिलैक्सेशन जो बाकी कैटेगरीज को मिलता है वो मिलेगी। तो पहले हमने एज देखा, अब दूसरा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएट होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस ग्रेजुएट होनी चाहिए। दूसरा, मस्ट पोजेस मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। आपके पास मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। तब ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि आपका जो है रिजल्ट आएगा, ऐसा ना हो। रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए ही आपके सामने, फिर तो मार्कशीट मिल भी जाएगी। तो ये हमारे सामने दोस्तों ये हो गई दोनों चीजें, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एज रिलैक्सेशन पर आते हैं। जो अभी मैंने बताया था क्राइटेरिया वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए,
और अब ये रिलैक्सेशन है, ये बताने से पहले एक चीज और, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई परसेंटेज नहीं है कि आपको 60%, 55%, बस आप पास होने चाहिए, कितने भी परसेंट हो बस आप पास होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन में अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप 30 साल के हो, 30 इयर्स के नहीं 35 इयर्स तक के भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसे ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ है, पीडब्ल्यूबीडी में 10 इयर्स का है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है सर हमारे तो 5 इयर्स का है, और पर्सन्स जो अफेक्ट हुए बाय 1984 राइट्स में उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ऐसे करके दोस्तों ये आपका रिलैक्सेशन है, और ये सिर्फ अकेले इस जॉब में नहीं, हमारे देश की गवर्नमेंट सभी वैकेंसीज में ऐसा होता है, हर जगह रिलैक्सेशन मिलता है। थर्ड पॉइंट आते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। देखो ये पे स्केल है, सैलरी से ऊपर जाती है, पे स्केल है 48,480 से शुरू होता है, यानी जो सैलरी आपकी जाएगी 85,920 के आसपास पहुंचेगी, है ना जी। ये सैलरी आपकी पहुंचेगी। अलाउंस में इनका डीए, एचआरए, सीसीए ये सब कुछ आपको मिलेगा एज पर दी रूल्स। तो आपने सैलरी देखी, एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा। आप जैसे पीओ बनते हैं तो पीओ में जो सैलरी मिलती है वो सैलरी आपको यहां पर मिल रही है। ओके, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, जैसे पीओ में 6 महीने का होता है, ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। अब 2 साल की प्रोबेशन पीरियड में आपको ये 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड है ये अमाउंट साइन करना होगा फॉर 3 इयर्स मिनिमम सर्विस। अगर आप 3 साल काम कर लेते हैं उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ के दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट शुरुआत के 3 साल में आपको अगर छोड़ देना है तो आपको 2 लाख रुपए फिर पे करने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा बॉन्ड अमाउंट भरना होता है। तो ये हमारे सामने सैलरी अलाउंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भर देना, कोई आप छोड़ने नहीं वाले। इतनी बेरोजगारी है, नौकरी मिलती है जैसे तैसे करके, आपको नौकरी मिल जाए, बढ़िया आराम से काम करना, अच्छी सैलरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सिलेक्शन प्रोसेस है तो आपको देखो ऐसे करके ऐसा समझ में आएगा। पहला एक स्टेज है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम बस एक ही होगा, 140 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का पूरा पेपर है। तो पहला पेपर होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर का एक साथ होगा, 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया, और आपके सामने 1 घंटा पूरा इसको मिलेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बाद देखो जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग, है ना, ये तीनों अवेयरनेस की बात है। 40 क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 30 मिनट इसको मिलेगा। फिर आपके सामने डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, फिर ये डबल हो गए 60 मिनट्स। बैंक के जैसा ही पैटर्न है बट ये मार्क्स और ड्यूरेशन जो है इसकी अलग अलग है, ठीक है। फिर ये इंग्लिश आएगी दोस्तों, इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 1 मार्क का है, 30 मिनट्स। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का मतलब है पेपर जो है कंपैरेटिवली जो है इजी रहेगा, इजी टू डू होगा, ऐसा करके दोस्तों हमारे सामने। चलो ये चौथा हो गया, ये हमें आपने एग्जाम दिया, स्टेज 1 क्लियर करी, बस। अब आते दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में नेक्स्ट पॉइंट, जब आप एग्जाम दोगे, बाकी बैंक एग्जाम्स में क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सेम नेगेटिव मार्किंग यहां भी होगी। अभी नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है 1/4 को याद रखिएगा, मैंने 0.25 लिख दिया 1 मार्क के हिसाब से, है ना। तो जो 2 मार्क्स है तो क्वेश्चन के हिसाब से मत समझना कि एक क्वेश्चन की गलत होने पे 0.25, ये 1/4 होती है जो भी आपकी मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/4 हो गया, 0.25 हो गया। एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क का होता है तो 2 मार्क का मतलब 0.5 हो गया अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो। ये अगर नेगेटिव मार्किंग का ये रहता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 35% चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। ये आपके स्टेज 1 कंप्लीट हुई। फिर आती है दोस्तों स्टेज 2। स्टेज 2 में ये टेस्ट होता है एलपीटी जिसे बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो मस्ट क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अनलेस यू हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज इन 10th 12th। मैंने बताया ना 10th और 12th में कभी भी अगर आपने उस सब्जेक्ट को एज अ लैंग्वेज पढ़ा है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में ना, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसे अगर आपने वो जिस स्टेट के लिए अप्लाई करो अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूरत नहीं है इस टेस्ट की, नहीं किया तो आपको ये टेस्ट जो है क्वालिफाई करना होगा। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आएगी। यहां पर दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। इसका जो वेटेज होगा वो 80% एग्जाम और इंटरव्यू का 20%, ये वेटेज होगा जो भी मार्क्स आपके आएंगे।
देन उसके बाद दोस्तों बस स्टेज कंप्लीट हो गई, 3 स्टेज हो गई। ये सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फी SC ST PWBD से तो 175 रुपीज है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी EWS और OBC से अप्लाई करेंगे तो 850 रुपीज है ना। ये आपकी फीस है। अप्लाई करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका अप्लाई करने का। डिस्क्रिप्शन में पूरी PDF भी मैंने लगा रखी है, टेलीग्राम पर भी मैंने PDF अपलोड कर दी है पहले ही। अभी अगर आप जाके देखोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है, सब कुछ आपको दे रखा है वहां पर भी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखो। अप्लाई करने की डेट 12 मई से शुरू हो चुकी थी, 31 मई तक है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। फी पेमेंट करने की भी यही फीस है दोस्तों और यही डेट है। एग्जाम डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो हम ये मान के चलते हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं तो मिनिमम 45 डेज तो मिलते हैं एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा मिलते हैं तो बोनस है। रेगुलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आज से पढ़ाई करना शुरू करते हो तो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बहुत कम स्टूडेंट्स इस एग्जाम को फॉर्म फिल करते हैं। रीजन उसके पीछे ये, वो सोचते हैं कि यार क्यों एडिशनल एक फॉर्म भरा जाए, पता नहीं कैसी वैकेंसी होगी, क्या होगा, 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी है, छोड़ो, 400 ही वैकेंसीज है। मैं आपको बता रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना है, ठीक है। जो उठा लेगा वो निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। आपने जो पढ़ाई करी है बैंक एग्जाम्स की, ये बेसिक बहुत अच्छी फायदा होता है इसमें। आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क और RRB PO क्लर्क के अलावा जितने भी फॉर्म आएंगे वो सारे आपको भरने जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं और बैंक वाला सिलेबस आता है ना। तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और अगर ऐसा है कि नहीं यार बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल एकदम जीरो पे, कुछ नहीं अभी दिमाग में, मेरा तो कहना है यार कि फॉर्म भरिए, मेहनत करिए, ताकत लगाइए और निकालने की कोशिश पूरी करिए, है ना। अच्छा जी, अप्लाई करने का हालांकि ये लिंक दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस लिख दिया, वहां जाओगे ना, वहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स, इसका ऐसे करियर के अंदर ऑप्शन दिख जाएगा, यहां जाना, इसके बाद करियर में जाना, इस पर टैप करोगे, आपका वो आ जाएगा, रजिस्टर करना, फॉर्म फिल कर देना। मैंने सब लिख दिया। क्या एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ है या कभी लोन लिया हुआ है और आपके नाम पर कोई लोन चल रहा है तो आपका सिबिल स्कोर होता है, तो सिबिल स्कोर जो है आपका 650 से ज्यादा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो, नहीं लिया है लोन तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी बात है, ठीक है। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख दिए क्या क्या आपको जरूरत होगी। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर देना, कॉल लेटर आपके सामने आएगा, आपका ID प्रूफ होना चाहिए, आधार पैन में से कुछ डेफिनेटली होगा, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन, लोकल लैंग्वेज एक्सपीरियंस अगर है तो आपको दे देना है, वो आपके 10th की मार्कशीट में मिल जाता है, लोकल लैंग्वेज, है ना। अगर जरूरत आपके में पड़ती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC की नॉन क्रीमी लेयर को छोड़ दो तो, OBC की क्रीमी लेयर को छोड़ दो तो बाकी सबको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब बनवा के रख लेना, आपके पास होना चाहिए। कहीं आप ऑलरेडी किसी और गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए। प्राइवेट में कर रहे हो तो प्राइवेट पे तो आप आराम से छोड़ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर NOC मिलेगी तो बढ़िया रहेगा जहां पर भी आप काम कर रहे हैं। ये तब चाहिए होता है जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त, है ना, ऐसे करके डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। लास्ट मेरी तरफ से आपके लिए जो टिप्स है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। जो सिलेबस बैंक का बाकी सभी एग्जाम्स का है बैंक के ना, वही सिमिलर सिलेबस है दोस्तों यहां पर भी, तो कुछ और नहीं करना। मुझे इंग्लिश के लिए फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, मेरा नाम लिखकर विशाल परिहार। दोस्तों अनअकैडमी पर आपको मेरी क्लास मिल जाएंगी, फाउंडेशन से एक मेरी क्लास को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप अभी फाउंडेशन से ज्वाइन करेंगे तो एक बैच है जिसका नाम है प्रयास बैच। इस प्रयास बैच में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और ये सारे टीचर फाउंडेशन से ही पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं दोस्तों? फाउंडेशन ही पढ़ा रहे हैं। आप इस फाउंडेशन को पढ़ लो और आप आराम से आगे बढ़ लो। ये फाउंडेशन के अलावा आपको इसमें मेंस भी पढ़ाया जाता है, तो मेंस की क्लास भी मेंस इंग्लिश के नाम से चल रही है, तो मेंस भी आप पढ़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास में, तो ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर लो, यूट्यूब पर तो मैं पढ़ाता हूं और यूट्यूब पर फॉलो करके आप उसको करो। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। अब आपका टास्क है, आप अपने सवालों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो बना बनाकर आपके लिए बंकर्स पेपर अपलोड करता रहूंगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहने के लिए एक प्यारा सा लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देना। इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल मिल गई है, और अगर कहीं कुछ रह गए डाउट तो प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और नहीं भी डाउट है तो थैंक यू बोल दीजिएगा, ताकि मेरा आपसे इंटरेक्शन हो पाए, है ना। और आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से करते जाइए, मैं आपके लिए दोस्तों पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।